मेरा नाम जानकी है। मेरे दामाद ने अपनी सारी संपत्ति मेरी बेटी कुसुम के नाम कर दी थी। वो मेरी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसकी इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं करता। वो उसके आगे पीछे घूमता फिरता, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बेटी खुश नहीं थी। वो मुझे रोज़ फ़ोन करके कहती कि माँ, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। मुझे उसका बंगला, गाड़ी, पैसा कुछ नहीं चाहिए, और अगर मुझे तलाक नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। भगवान की कसम, मुझे उससे तलाक चाहिए। एक दिन रात के 3 बजे मुझे दामाद ने अपने घर बुलाया। वहां पहुंचने पर कुसुम की हालत देखकर मेरा दिल कांप गया। इस दुनिया में कुसुम के अलावा मेरा कोई नहीं था। पति के निधन के बाद मैंने लोगों के घर के काम करते हुए कुसुम को पाला पोसा, और आज वो 21 साल की हो गई थी। कुसुम दिखने में जितनी सुंदर थी, उतना ही सुंदर उसका मन था। साथ ही सुरीली आवाज़ की धनी थी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि कॉलेज में कई लोग उसकी आवाज़ के दीवाने थे। लोगों के यहाँ काम करते करते मुझे एक कारखाने में काम मिल गया, और इतने पैसे मिल जाते कि जिससे हमारा गुजारा हो जाए। पर कुछ समय बाद मेरी बेटी कुसुम के जीवन में आर्यन आया, जिसने हमारी जिंदगी उथल पुथल कर दी। वो कुसुम की आवाज़ का दीवाना था। वो हमारा घर ढूंढते हुए आया और मुझसे कुसुम का हाथ मांगने लगा। मैं ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। आखिर उसे हम जैसों से क्यों रिश्ता जोड़ना था। आगे वो कहने लगा कि मैं कुसुम की आवाज़ का दीवाना बन गया हूँ और उससे प्यार करने लग गया हूँ। मैं उसे जीवन भर अपने साथ रखना चाहता हूँ, ताकि जीवन भर उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती रहे। मैं आज बहुत बड़ी दुविधा में खड़ी हुई थी। मेरा मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था, पर फिर अगले ही पल लगा कि इससे शादी करने के बाद मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन की एक कमी ने मुझे अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, और वो कमी थी कि आर्यन को दोनों आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। मतलब वो अंधा था। कैसे मैं इतनी सुंदर बेटी की शादी ऐसे इंसान से करा दूं? पर आर्यन ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो अपने सारे काम खुद ही करता है, और कुसुम उसके यहाँ खुश रहेगी। मैंने भी अपनी बेटी के सुख के लिए उस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। उनकी शादी हुई, और वो भी बहुत धूमधाम से। शादी का सारा खर्च आर्यन ने ही किया था। सबको हैरानी हो रही थी कि क्यों मैंने अपनी सुंदर बेटी की शादी ऐसे इंसान से कर दी जो कि अंधा है। खैर, कुसुम विदा हो गई तो मेरी बेटी अब आगे की ज़िंदगी बहुत सुख से बिताएगी। दूसरे दिन शाम में जब मैं उसकी ससुराल पहुंची, तो पता चला कि वो दोनों कहीं बाहर घूमने गए हैं। लेकिन शादी के दूसरे दिन बाहर घूमने? मुझे बड़ी हैरानी हुई ये सुनकर। घर आने पर मैंने कुसुम को फ़ोन मिलाया, तो उसने काफ़ी देर बाद फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ से वो मुझे थोड़ी उदासी लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम लोग कोई भी विधि किए बिना ही कैसे बाहर घूमने जा सकते हो, तो कहने लगी कि आर्यन कह रहे थे कि पहले थोड़ा बाहर घूम लिया जाए, बाद में फिर मेहमानों से मिल लेंगे। लेकिन माँ, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगी जैसा तुमने मेरे साथ किया है। तुम्हें पता था ना कि आर्यन अंधा है, फिर भी तुमने मेरी शादी उससे करा दी, और मुझे आखिर तक पता भी चलने नहीं दिया। इससे आगे मुझे अब कुछ और कहना ही नहीं है। और उसने फ़ोन काट दिया। आज मुझे कुसुम की बातें सुनकर पछतावा हो रहा था, लेकिन मैंने तो यही सोचा था कि मेरा दामाद अमीर है और कुसुम वहाँ खुश रहेगी। वो अकेला वारिस था उसकी इतनी सारी संपत्ति का। उसने मुझसे वादा किया था कि वो शादी के बाद अपनी सारी संपत्ति कुसुम के नाम कर देगा, और उसने ऐसा किया भी। एक हफ्ते बाद मैं कुसुम से मिलने गई तो आर्यन काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा था। मुझसे कहने लगा कि आप अपनी बेटी को ठीक से समझा दीजिए। उसका पति एक बहुत अच्छा इंसान है, बस एक ही कमी है मुझ में, और जिस वजह से वो मुझे अनदेखा करती है। मैंने कुसुम को बहुत समझाया, पर वो बिना कुछ बोले बस नज़र नीचे किए खड़ी थी। उसने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। शादी से पहले आर्यन मुझ पर और कुसुम पर काफ़ी पैसे खर्च करता था, पर जब से शादी हुई तब से सब कुछ बदल गया था।
अब मेरी कुसुम और ज़्यादा उदास रहने लगी थी और अब तो हमारी बातें भी पहले जैसी नहीं होती थी। मुझसे मिलने भी अब ज़्यादा नहीं आती और जब आती तो मैं उससे रुकने के लिए कहती तो कहती मेरे पति को मैं कहीं दूसरी जगह रुकूं ये पसंद नहीं है। मुझे अब आर्यन पर गुस्सा आने लगा था क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि हम दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में कोई और नहीं है। फिर भी वो कुसुम को मुझसे मिलने से रोक रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं दूसरे दिन आर्यन से इसी बारे में बात करने गई। जब मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा कि मैंने कभी भी कुसुम को आपसे मिलने से रोका ही नहीं है, आप चाहें तो कुसुम से भी पूछ सकती हैं। और जब मैंने कुसुम की तरफ देखा तो वो नज़र नीचे कर चुपचाप बैठी हुई थी और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने वहाँ जाकर उससे पूछा तो वो बोली, माँ मेरी अब शादी हो गई है और ऐसे बार बार तुम्हारे यहाँ आना मुझे ठीक नहीं लगता और अब मुझे तुम्हारा वो छोटा घर भी अच्छा नहीं लगता। कुसुम की बातें सुन मैं हैरान थी और दुखी भी थी। मैंने सोच लिया कि जब कुसुम से नहीं मिलूंगी तो कुछ दिनों बाद वो खुद ही मेरा हाल चाल जानने घर आ जाएगी। पर कई दिन बीत जाने के बाद भी कुसुम घर नहीं आई। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया था। समय बीतने लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं कुछ दिन कुसुम के घर पर ही रहूं और देखूं कि आखिर कुसुम को क्या दिक्कत है। मैं सुबह सुबह ही आर्यन के घर पहुंच गई। आर्यन और कुसुम मुझे घर आया देख हैरान हो गए। मैंने कहा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं कुछ दिन यहीं रुकना चाहती हूँ। उस पर आर्यन ने तो तुरंत हाँ कह दी। 2 दिन बीत जाने पर भी कुसुम अभी भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। एक दिन मैं कुसुम को बुलाने उसके कमरे में जा रही थी, तब मुझे किसी की बात करने की आवाज़ आई। मुझे लगा कुसुम और दामाद जी बात कर रहे होंगे, इसलिए मैं वापस लौट आई। पर जैसे ही हॉल में वापस आई तो देखा आर्यन सामने से आ रहा था। मैंने उससे कहा कि दामाद जी, जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप रोज़ रोज़ ऑफिस क्यों जाते हो? तब वो कहने लगे कि मुझे दिखाई नहीं देता, पर मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ। मैं तब तो कुछ नहीं बोली, पर मन में यही ख्याल आया कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ कुसुम किससे बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने कुसुम से पूछा तो वो बोली कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। उसका जवाब सुनकर मैं चुप हो गई। पर यही सब बार बार हो रहा था। घर में मेरी बेटी किसी के साथ तो बात कर रही थी, ऐसा मुझे महसूस होने लगा था। उसके कमरे का दरवाज़ा भी हमेशा बंद रहता था, पर मैं जब भी ध्यान देती तो वो किसी पुरुष से बात कर रही होती। मुझे अब बहुत चिंता होने लगी थी। मैं कुसुम को बहुत समझाने की कोशिश करती, पर वो हमेशा यही कहती कि मैं किसी से बात नहीं करती। वो मेरी बातों को अनदेखा कर रही थी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बेटी पर शक करके हम दोनों का ही रिश्ता खराब न कर लूं। हार कर मैं वहाँ से बिना कुछ बोले अपने घर आ गई। कुछ समय बाद कुसुम का फ़ोन आया और उसने आगे जो कुछ कहा उससे सुन तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। वो रोए जा रही थी और यही कह रही थी कि बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। थक गई हूँ मैं अब इन सब से। मुझे बस अब तलाक चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन बेटा, क्या बात हुई है? दामाद जी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मुझे बस अब नहीं रहना है। धीरे धीरे मैं एक मानसिक रोगी बनती जा रही हूँ। मुझसे कुसुम की हालत देखी नहीं जा रही थी। 2 दिन बाद मैं उसके घर पहुँची तो मैं हैरान रह गई थी। कुसुम रोए जा रही थी और उसके बगल एक लड़का खड़ा था जो उसे शांत किए जा रहा था। गोरा रंग, घुंघराले बाल। कुसुम उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं उस पर जोर से चिल्लाई, पहले तो तुम दूर हो जाओ मेरी बेटी से, और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब कुसुम रोते रोते बोली कि माँ, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद आर्यन है। ये एक धोखेबाज इंसान है और मैं इसके साथ अब ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। मैं सोचने लग गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। आर्यन तो सांवले रंग का है और उसे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। वो तो आंखों पर काला चश्मा लगाता है, लेकिन ये तो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। मैंने कुसुम की तरफ गुस्से से देखा, पर वो बार बार बस यही कहे जा रही थी कि मुझे तलाक चाहिए। आखिर ये सब चल क्या रहा था? सामने खड़ा लड़का एकदम चुप था, पर फिर ऐसा लगा कि कहीं कुसुम के साथ सच में तो कुछ गलत नहीं हो रहा, जिस वजह से वो बार बार तलाक के बारे में कह रही थी।
उसके बाद कुसुम फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने शादी के पहले दिन से अब तक की सारी बातें बताई, जिसे सुन मेरी रूह कांप गई थी। जब मैंने दामाद जी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे। कुसुम कहने लगी कि शादी करके जब मैं इस घर में आई तो जोरदार तरीके से मेरा स्वागत हुआ। ये सब देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुए जा रही थी। बहुत सपने संजो कर आई थी मैं इस घर में। मेरा कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। मैं अपने कमरे में अपने पति की राह देख रही थी। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। शादी में जिस किसी ने देखा उन सभी ने मेरी तारीफ की। मैं चुप होकर कमरे में बैठी थी और तभी आर्यन मेरे सामने आकर बैठ गया। मुझे लगा वो मुझे देख मेरी तारीफ करेगा, पर थोड़ी देर तक जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही संकोच करके उसकी तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, तब भी वो चुप था। मैं वहाँ से उठने ही वाली थी कि उतने में वो कहने लगा कि तुम आज सबसे सुंदर लग रही होगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? तब आर्यन दुखी होकर कहने लगा कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ और ये बात तुम्हारी माँ को मैंने शादी से पहले ही बता दी थी। ये सच सुनकर मैं स्तब्ध रह गई थी। ये विश्वासघात मेरी माँ ने मेरे साथ किया, ये मुझे सच नहीं लग रहा था। मेरा पति अंधा था, वो मुझे देख नहीं सकता। फिर मेरा ये रूप, इतना तैयार होना, ये सब किस काम का? मेरे जीवन में तो पूरा अंधेरा सा ही छा गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन मेरे पास आया, पर मैंने उसका हाथ झटक दिया और अपने से दूर जाने के लिए कहा। वो रात मेरे लिए किसी काली रात से कम नहीं थी। मैं रात भर रोती रही। आर्यन ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी ताकि मैं उससे दूर ना जाऊं। वो मुझे बाहर घुमाने भी ले गया, लेकिन मुझसे ये सच बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि तुम बहुत सुंदर हो, अब ऐसे मत रहा करो, थोड़ा सच संवर कर रहा करो, तुम अपनी सुंदरता ऐसे कम मत करो। बहुत दिनों बाद मैंने अपने लिए ऐसे शब्द सुने थे। मुझे पता नहीं था कि वो किसका मैसेज था, पर उस इंसान को शब्दों से खेलना अच्छे से आता था। एक दिन मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप भी किया था। उतने में मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आया और ये फ़ोन उसी इंसान का था। उसकी आवाज़ सुन मैं उससे बात करने से खुद को रोक नहीं पाई। थोड़ी देर बाद मुखौटा पहने एक लड़का खिड़की से मेरे कमरे में आया। उसका रंग गोरा था और आंखें मुखौटा पहनने के बावजूद भी बहुत नशीली थी। मैं उसे अपने कमरे से जाने के लिए बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे बैठने के लिए कहा। वो मेरी तारीफ किए जा रहा था। फिर तो ये सिलसिला शुरू ही रहा। आर्यन के काम पर जाने के बाद ये घर में आ जाता। हम दिन रात फ़ोन पर बातें करते। उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे दिल से प्यार करता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने अपनी सीमा नहीं लांघी, पर बाद में मुझे लगा कि ये सब कुछ गलत है, क्योंकि मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ। मेरा ऐसा करना गलत था। आर्यन और माँ का दिया हुआ धोखा और दूसरी तरफ इस लड़के का प्यार, मैं ये सब सोच सोच कर मानसिक रोगी जैसे बनती जा रही थी। एक दिन मैं पेन किलर लेने आर्यन के कमरे में गई, तब वहाँ मुझे वही मुखौटा मिला जो वो लड़का पहनता था। मैं डर गई और सोचा कि शायद आर्यन को सब पता चल गया है और उसी ने उसे मार डाला है। शाम को जब आर्यन घर आया तो मैं बहुत लड़ी उसके साथ और उससे सच्चाई जाननी चाहिए, पर आगे का सच जानकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। माँ, आर्यन कहने लगा कि वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ये सारा नाटक मेरे दोस्तों ने कहा था करने के लिए, ये देखने के लिए कि तुम अपने पति से वफादार हो या नहीं। माँ, ये आदमी धोखेबाज है, इसने मुझे फंसाया है, इसने हमारी गरीबी का फ़ायदा उठाया है, कुसुम रोते हुए बोली। जब मैंने अपनी दामाद की तरफ देखा तो कहने लगा कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नाटक इतना नहीं खींचना था। मैं आपकी बेटी से सच में बहुत प्यार करता हूँ। वो कुसुम से माफ़ी मांगने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुसुम भी सच जानकर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके गले लग गई। अब मैं भी आगे क्या कहती। मैंने कुसुम और आर्यन को दोनों को समझाया और फिर अपने घर चली आई। अब वे दोनों हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।